भटकते भटकते आई एम लाइव, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। आई एम लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल बोर्ड एसएससी एग्जाम्स में। आप सभी को क्रिसमस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला जो वर्ष है वो काफी अच्छा हो, क्योंकि कुछ ही दिन में नववर्ष शुरू हो जाएगा, नया साल आ जाएगा। हम सभी नए साल के दौरान कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ ना कुछ एक कमिटमेंट लेते हैं कि हम अपने जीवन को इस तरीके से और ज्यादा बेहतर बनाएंगे, और साल दर साल इसी तरीके से हम अपने जीवन को बेहतर बनाते चले जाते हैं। अच्छा, मेरा एक अनुभव रहा है और मैं ये जानना चाहूंगा कि इस साल आपका कैसा अनुभव रहा, ये साल आपका कैसा गया। इस साल मेरा जो अनुभव रहा वो थोड़ा सा खट्टा मीठा रहा। शुरू में काफी अच्छा गया साल, अंत तक आते आते कुछ थोड़ा सा बीमारियों ने परेशान किया, शरीर ने परेशान किया, और जब ये साल जा रहा है तो मैं वापस से रिकवरी की ओर हूं। मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूं, मैं काफी बेटर फील कर रहा हूं पहले से। कुछ खराब आदतें थी, जैसे एक्सरसाइज ना करना, या कभी एक्सरसाइज करना कभी एक्सरसाइज ना करना, कुछ कमिटमेंट नहीं पूरे कर पाना, कुछ भी खा लेना, तो इन सब आदतों से अब शायद मैं छुटकारा इस साल पा जाऊंगा। एक चीज मैंने और अपने जीवन में अनुभव की है कि कुछ भी जो सबसे कठिन है, जो सबसे कठिन काम है वो ये है कि कुछ भी लगातार करते रहना। आप कमिटमेंट करते हैं कि यार मैं आज से ऐसा करूंगा, मैं कल से ऐसा करूंगा, और आप देखते हैं कि एक दो दिन कमिटमेंट चलता है, फिर उसके बाद आपके कमिटमेंट जो है वो बेकार होने लगते हैं। आपको लगता है यार ठीक है आज कर लेते हैं, फिर ऐसा हो जाएगा। तो मैंने ऐसा देखा है कि चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज हो, चाहे आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हो या कोई काम करने के लिए जा रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है कि निरंतरता अगर आप उसमें बनाए रखेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर है। और यही आज का मेरा मोटिवेशन कोट भी रहेगा कि भाई आप लगातार उसको जो है प्रॉपर्ली मेंटेन रखें। कोशिश करें कि जो शुरुआत आप करें वो बहुत छोटी ही हो। ऐसा मत करें कि बड़ा सा टारगेट अपने लिए सेट कर ले कि नहीं यार मैं इस साल पूरा एसएससी भी निकाल लूंगा, आईएएस भी निकाल लूंगा। ऐसा मत करें, छोटा सा टारगेट रखें, लेकिन उसको निरंतर करें, लगातार करें, तो आप निश्चित तौर पर इस साल के अंत में या जो आने वाला वर्ष है उस साल के अंत में कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। इसके अलावा रीडिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी को एक बार फिर से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप ये कर पाएंगे। और ये दुनिया का सबसे कठिन काम होता है कंटिन्यूटी मेंटेन करना, सबसे कठिन काम है। मैं जानता हूं, मैं खुद इसको फील करता हूं कि रोज करंट अफेयर्स लाना ही मतलब टाइम पर आना तो मतलब दूसरी बात हो जा रही है, रोज करंट अफेयर्स बनाना ही मेरे लिए एक कठिन काम होता चला जा रहा है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसी स्थिति में एक कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फिलहाल आज के हमारे हेडलाइन कुछ इस प्रकार से हैं। 24 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे। उसके बाद अनिल प्रकाश जोशी जी ने जीता मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। कौन है अनिल प्रकाश जोशी? इस बार एसएससी ने भी इनके ऊपर एक प्रश्न पूछा था, चलो उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद 2022 के लिए फीफा की अंतरराष्ट्रीय सूची में हमारे 18 भारतीय रेफरियों को चुना गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फीफा की अंतरराष्ट्रीय सूची में इस साल कितने भारतीय रेफरी चुने गए हैं, तो 18 भारतीय रेफरी चुने गए हैं। वीडियो को कर दीजिए थोड़ा सा शेयर अगर अभी तक आपने नहीं किया है। हाँ, 9 AM टाइम फिक्स नहीं है, मंडे से 7 बजे ही आएगा, क्योंकि 9 बजे मुझे भी काफी दिक्कत हो रही है। उसके बाद मेरे सारे काम डिले हो जाते हैं, पूरा दिन मेरा बेकार हो जाता है। तो ईसीएल का 2024 तक का 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य हो गया है, और 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। स्मार्ट एलईडी का मतलब खुद ही बंद हो जाएंगे, खुद ही चल जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने सुविधाजनक बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में बांग्लादेश से हार गई है भारतीय टीम, यानी कि सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का विजेता रहा बांग्लादेश। ऑल गुड। नेट कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है। हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। मैरी क्रिसमस भाई, मैरी क्रिसमस। आंचल ठाकुर ने जीता एफआईएस अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक, और इस तरीके से वो 2 अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाली भारत की एस स्कीयर बन गई है। अभी तक किसी भी भारतीय ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में इस तरह के पदक नहीं जीते हैं। 32 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने वाला सेवा मुक्त हुआ आईएनएस खुखरी। मलयालम फिल्म निर्माता केएस सेतु माधवन का भी हाल ही में निधन हो गया। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे।
ये बहुत ही कर्री लाइन है। हमारे कानपुर में कहावत है, बड़ा कर्रा बोल दिया तुमने, बहुत ही कर्री लाइन बोल दी। कर्री लाइन का मतलब यह है कि आप इसे, जब मैंने बोला ना, आज आपको समझाने की मैंने कोशिश की है कि अक्सर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो है कंटिन्यूटी। क्योंकि नए साल आ रहे हैं, हम सभी रेजोल्यूशन लेंगे। जैसे मैंने इस साल रेजोल्यूशन लिया कि मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा, देखता हूं मैं कितनी एक्सरसाइज कर पाता हूं, कोशिश करूंगा कि मैं रोज एक्सरसाइज करूं। आप सभी भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन लीजिए कि आप उसमें क्या करने वाले हैं और अपने प्लान बताइए। देखिए, एक चीज होगी यार, ठीक है जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। एक होता है चलो कुछ आज से चेंज करते हैं। आप देखेंगे जब भी आप कुछ चेंज करेंगे तो आपका शरीर तो एफर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो जब भी आपको लगेगा जिंदगी एकदम एक ही डर्रे पे जा रही है, बोर बोर से चल रहा है, मामला ऐसा ही चल रहा है, चेंज करने की कोशिश करिए। और नशा क्या करें, मेहनत का करिए, बाकी नशे तो बेकार के होते हैं। आप बीमारी जो होगी वो सक्सेस वाली लगेगी, आप पता चलेगा एक नहीं चार चार एग्जाम फोड़ के निकल रहे हैं। फिलहाल कर लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया था 23 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है दिव्या हेगड़े ने जीते। दिव्या हेगड़े जी, मैंने आपको बताया था, बेरू एनवायरमेंट सोल्यूशन नाम से ये एक संस्था चलाती है, कर्नाटक उडुपी की रहने वाली है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? अब देश का दल क्या है? एक ही आदमी जा रहा है जो शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से खेलेंगे, वो है आरिफ खान, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके लिए भी तो पूरा इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो हरजिंदर सिंह जो है वो ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक जो शीतकालीन ओलंपिक होने वाले हैं, उस दल का सेफ डी मिशन, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं इंचार्ज, नियुक्त किया गया है। आगे, एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भारत को जो है वो आपका सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, क्योंकि एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है। सिल्वर ही मेडल तो है, लिटिल बिट कंफ्यूज, ब्रॉन्ज है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर करके बता दूंगा। एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में जीता कौन है फिर? ठीक है, मैं इसको देख लूंगा एक बार भी। मुझे ये ब्रॉन्ज और सिल्वर में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं लिटिल बिट, कभी कभी उतर जाती हैं चीजें दिमाग से, तो ब्रॉन्ज या सिल्वर में कुछ कंफ्यूजन है। मैं अभी इसको देखकर बताता हूं आपको, ठीक है? मैं अभी आपको देखकर बताता हूं कि हाँ कि ब्रॉन्ज है कि सिल्वर है। एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में हाँ ब्रॉन्ज है, करेक्ट है, ब्रॉन्ज है, कांस्य पदक है, ठीक है, करेक्ट है, ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज है, याद आ गया, ये ब्रॉन्ज है, करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान को हराया है ना, याद आ गया, पाकिस्तान को हरा करके जीता है, ठीक है। लड़कियों को अंडर 15 वर्ग जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है अनाहत सिंह। इनका नाम क्या है? अनाहत सिंह। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यह योजना कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस डेयरी काशी संकुल की आधारशिला कहां से रखी है? यह है वाराणसी। पंकज अडवाणी ने अपना कौन सा राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? 11वें नंबर का बिलियर्ड्स खिताब उन्होंने अपना जीत लिया है। 23 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने किस शहर के लिए एक नए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया है? मदुरई के लिए उन्होंने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही चेंज कर दिया, एक नए शहरी यानी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया। इसके अलावा यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला भारत कौन से नंबर का देश बन गया है? भारत की जो रैंकिंग है यूनिकॉर्न की मेजबानी करने में, वो तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पे अमेरिका है जहां पे 254 यूनिकॉर्न है, दूसरे नंबर पे आपका चाइना है जहां पे 75 यूनिकॉर्न है। भारत में 33 नए यूनिकॉर्न पाए गए हैं। हाल ही में प्रकाशित बैचलर डैड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बैचलर डैड नामक पुस्तक जो है वो तुषार कपूर द्वारा लिखी गई है। पहला शिक्षक विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? पहला शिक्षक विश्वविद्यालय की पूरी योजना जो है वो दिल्ली सरकार ने बना रखी है। और अब बारी है आज के करंट अफेयर्स की, धूम मचा देंगे, रंग जमा देंगे, है ना। आज के करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भाई क्यों मनाया जाता है और क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात तो जो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन बनेगा, नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब बनाया जाता है? तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को हमने मनाया नेशनल मैथमेटिक्स डे, क्योंकि इसी दिन रामानुजम जी का जन्म हुआ था। और 23 दिसंबर को हमने मनाया किसान दिवस। 23 दिसंबर को हमने क्या मनाया? राष्ट्रीय किसान दिवस। इसी तरह से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल मनाया जाता है 24 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन 24 दिसंबर सन 1986 को, यानी कि 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। इसके अलावा पूरे विश्व में जो वर्ल्ड उपभोक्ता यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है या वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है, वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 15 मार्च को पूरे विश्व में उपभोक्ता के संरक्षण किए जाते हैं और 24 दिसंबर को हमारे भारत में उपभोक्ताओं का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनेगा कि पिछले साल नहीं 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, जिसने 1986 के अधिनियम को रिप्लेस किया था और उसकी कमियों को दूर किया था। उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो फिलहाल 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1986 में 24 दिसंबर। इसलिए हर साल हम नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं। नेशनल कंज्यूमर अधिनियम यानी कि नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए कितने अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं, कितने अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं। दूसरा, इसको संभालने वाला मंत्रालय कौन है। इसको संभालने वाला जो मंत्रालय है वो खाद्य एवं वितरण मंत्रालय है, जिसके वर्तमान समय में मंत्री जो हैं वो आपके कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल जी वर्तमान समय में खाद्य एवं सुरक्षा वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं। उसी के अंदर उपभोक्ता अधिकार संरक्षण एक डिपार्टमेंट आता है और जिसका मोटो है जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। किसका मोटो है, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण जो सब परिषद है उसका आपका मोटो है जागो ग्राहक जागो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका अधिनियम अभी हाल ही में चेंज हुआ था। 1986 के अधिनियम को रिप्लेस किया गया था 2019 के अधिनियम से। इसमें कई सारे चेंजेस हुए थे। जो सबसे बड़ा चेंजेस में हुआ था वो ये हुआ था कि अगर मान लीजिए आप 5 रुपए का लेज का पैकेट खरीदते हैं और उसमें लेज नहीं निकलते यानी चिप्स नहीं निकलते, तो आप क्या करेंगे। तो उसमें अगर आपके चिप्स नहीं निकलते तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप उसके लिए केस तो दर्ज करेंगे नहीं। आप 5 रुपए के लिए केस तो दर्ज करेंगे नहीं क्योंकि उसमें कानूनी प्रक्रियाओं में उतना लोचा आ जाएगा। तो ऐसे में 5 लाख रुपए तक के मामलों को कोई शुल्क नहीं लगेगा। 5 लाख रुपए तक के मामले पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, ये इसके अंदर प्रावधान किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो फ्रॉड कर जाती है लेकिन उसका फायदा या नुकसान किस उपभोक्ता को हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, तो इसके लिए एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया गया था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो फॉर्म कर दी गई थी, जबकि इसमें ऐसा कोई रेगुलेटर नहीं था। 2019 वाले में एक रेगुलेटर फाउंड कर दिया गया था। इसके अलावा एक मेडिएशन भी फाउंड किया गया था, मेडिएशन सेल्स फाउंड की गई थी, जिन्हें रेफर सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन यानी कि मध्यस्थता के जरिए आप इसे कर सकते थे। यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर इसको बांट दिया गया था। पहले 20 लाख रुपए तक के मामले जो है वो जिला स्तर पर देखे जाते थे, 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले जो है वो स्टेट स्तर पे देखे जाते थे, जो राष्ट्रीय स्तर के मामले थे वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर थे। अब मामला बदल गया है, 1 करोड़ रुपए तक आप जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक आप राज्य में कर सकते हैं और इससे ऊपर का अगर आपका मामला बनता है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास 6 अधिकार है एज ए उपभोक्ता। राइट टू सेफ्टी यानी आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उससे आपको पूरी सुरक्षा हो, आपको बताया जाए कि प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास हो कि क्या आप क्या खा रहे हैं, उसमें क्या क्या मिलाया गया है। राइट टू चूज, आपको उसको चूज करने का अधिकार है, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप यही करिए। राइट टू बी हियर्ड यानी कि आपकी बात सुनी जानी चाहिए और अगर आपकी बात में कोई कंप्लेन है तो उसको रिड्रेस किया जाए यानी उसका निवारण भी किया जाए। और छठा अधिकार है राइट टू कंज्यूमर एक्शन। यहां पे याद रखिएगा जागो ग्राहक जागो, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा इसका हेल्पलाइन नंबर आप याद रखिए, एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 14404 जो है ये उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, ठीक है, अरे आप कर सकते हो। ठीक है, जागे तो हैं, कह रहा है जागो ग्राहक जागो, जागे तो हैं। ठीक है, दूसरा पैकेट खरीद लोगे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये 6 अधिकार जो है वो आराम से करिएगा, 6 अधिकार अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। 6 अधिकार आपको उपभोक्ता के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको काफी सारे, ये सारे के सारे ऐसे मैंने क्वेश्चन बताए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से पूछे गए। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, कब मनाया जाता है 24 दिसंबर को, विश्व स्तर पे कब मनाया जाता है 15 मार्च को। जागो ग्राहक जागो टैगलाइन है, 14404 हेल्पलाइन नंबर है, 6 अधिकार आपको दिए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ 1986 में, दोबारा कब अधिनियमित हुआ 2019 में। 2019 के हिसाब से 3 कैटेगरी बांटी गई है, मतलब पहले भी 3 कैटेगरी थी पर उसका मूल्य चेंज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल 1 करोड़ रुपए तक हो गया है, आप स्टेट लेवल पे जाएंगे तो 1 से 10 करोड़ रुपए हो जाएगा और नेशनल लेवल पे 10 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया।
अब 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया क्यों गया? देखिए, ये अवार्ड जो है पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। फिलहाल ये अवार्ड आपका दिया गया है 3 लोगों को। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के थोड़ा सा परिचय आपको देता हूं। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो है ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और अगर आपको याद होगा, इन्हें 2020 के पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जबकि इन्हें 2006 के पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये हिमालय में एक संस्था चलाते हैं और उसका नाम है हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। सवाल एसएससी ने यह पूछा था कि अनिल प्रकाश जोशी, जिन्हें अभी हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उन्हें किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, उन्हें इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण सुधारों के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? पर्यावरण सुधारों के पुरस्कार में यह प्रदान किया गया है। जबकि विद्युत मोहन और रिद्धिमा से पांडे को भी यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो यहां पर सही उत्तर यह होगा कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है? ऑल ऑफ द अबव को। तो पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अर्थशॉट प्राइज के विजेता, आपको याद आएगा कि पहला अर्थशॉट प्राइज, प्रिंस विलियम अर्थशॉट प्राइज, अभी हाल ही में विद्युत मोहन को दिया गया था। विद्युत मोहन किसके एंटरप्रेन्योर हैं? टकाचार के हैं। और इस प्राइज को इको ऑस्कर भी बोला गया था। इस प्राइज को क्या बोला गया था? इको ऑस्कर भी बोला गया था, जो टकाचार के विद्युत मोहन को मिला था। 10.34 करोड़ रुपए का ये प्राइज था। काफी पहला इनॉग्रल प्राइज है जो विद्युत मोहन को मिला है, मतलब पहली बार ये इको ऑस्कर अवार्ड दिया गया, और वो भी भारतीय विद्युत मोहन को मिला। इसके अलावा एक युवा कार्यकर्ता है रिद्धिमा पांडे, इनको भारत की ग्रेटा थनबर्ग के रूप में भी जाना जाता है। इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये है रिद्धिमा पांडे और ये है आपके विद्युत मोहन। विद्युत मोहन को पिछले साल यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार भी दिया गया था। ये पराली जो जलाई जाती है ना, उसके ऊपर इन्होंने एक डालने वाला लिक्विड बनाया है, एक केमिकल लिक्विड बनाया है, जिससे पराली को जलाना नहीं पड़ता और वो एक कंपोजिस्टेबल वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे लोग खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जिसे लोग किसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं? खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा कल एग्जाम है बिहार एसआई का, अब मोटिवेट कर दीजिए। भाई आज मोटिवेट होके क्या करोगे? कल बिहार के एसआई पे दौड़ लगानी है क्या तुमको? एग्जाम है, अपने आप में तो यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि आप देखिए कभी पढ़े ना पढ़े, लेकिन जब अगले दिन एग्जाम होता है तो आप जरूर पढ़ते हैं। तो आज आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर पेपर कठिन आएगा तो सबके लिए आएगा, और अगर आपको पेपर आसान लग रहा है तो सबके लिए लगेगा। आप स्पेशल नहीं है। आपको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि पेपर यार बहुत कठिन आ गया या पेपर बहुत आसान आ गया। सिंपल से अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा रखिए। आपने अगर पढ़ाई की है तो निश्चित तौर पर आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप चाहे जितना अच्छा पेपर आ जाए, वो पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप सिर्फ और सिर्फ पेपर के बारे में मत सोचिए। अब सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचिए कि आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, और अपने माइंड को कंट्रोल करने के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि अगर पेपर कठिन आएगा तो मैं किस तरह से बिहेव करूंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं अच्छे अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, और पेपर अगर आसान आएगा तो मैं किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। आज आप अपने माइंड पर काम करिए, आज कंटेंट पर काम मत करिए। ठीक है, तो इंडिया की ग्रेटा थनबर्ग किसको बोला जा रहा है? रिद्धिमा पांडे को। रिद्धिमा पांडे को इसलिए बोला जा रहा है इंडिया की ग्रेटा थनबर्ग, मैं इनका नाम लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। रिद्धिमा पांडे जो है ये भी उत्तराखंड की है। रिद्धिमा पांडे जो है ये भी आपकी उत्तराखंड की है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मदर टेरेसा के बारे में। जब ये न्यूज पढ़ रहा था, मैंने कहा चलो आज मदर टेरेसा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, और लगभग आधे घंटे तक मैंने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ाई की। काफी कुछ चीजें मुझे इनकी अच्छी लगी। मैंने ये भी सुना कि कुछ लोग इनकी आलोचना भी करते हैं, कई सारे की चीजों को इनको मानते नहीं थे। फिलहाल मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ वो 26 अगस्त 1910 में मैसिडोनिया में हुआ था, जबकि उनका जो देहांत हुआ था वो 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में हुआ था। 2016 में उन्हें संत की उपाधि दी गई थी। किसी भी व्यक्ति को संत की उपाधि वेटिकन सिटी द्वारा मिलती है। वेटिकन सिटी के जो पोप होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। और संत की उपाधि आपको तभी मिलती है जब आप 3 मिरेकल दिखाते हैं। 3 मिरेकल का मतलब होता है 3 चमत्कार दिखाते हैं। तो मदर टेरेसा ने 3 चमत्कार दिखाए थे। एक ब्रेन ट्यूमर वाला व्यक्ति था, उसको अपील कर दिया था। लेकिन एक बात मुझे इनकी सबसे अच्छी लगी कि जब इनको 1979 में 1979 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1979 में इन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें 1980 में इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में इन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। तब जब उनसे 1979 में नोबेल पीस प्राइज के लिए पूछा गया कि आपको ये जो प्राइज मिला आप इस पैसे का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था इसको मैं भारत के गरीबों में बांट दूंगी।
तो उन्होंने पूछा कि भाई अगर मुझे पूरी पृथ्वी पर शांति फैलानी है तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इनका जो जवाब था वो सबसे बढ़िया था और मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइन। इन्होंने बोला कि अगर आप पूरे विश्व में शांति फैलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोग शांत रहें, तो सबसे पहले आप अपने परिवार से प्यार करना शुरू करिए। और आज की डेट में जब सामाजिक मूल्य इतने बदल गए हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने परिवार से ही प्यार नहीं कर पा रहे। आज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा लड़ाई तो भाई भाई के बीच में है। आप पड़ोसी से प्यार कर लेंगे लेकिन आप अपने भाई से उतना प्यार नहीं कर पाएंगे। ये मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात बता रहा हूं कि आप देखेंगे सबसे ज्यादा कलह तो परिवारों में ही है। तो ये लाइन मुझे काफी अच्छी लगी। इसके बाद इन्होंने जो एबॉर्शन होता है, उस एब्जॉर्प्शन कर रहा हूं, एबॉर्शन होता है या जो गर्भपात होता है, उसको बोला ये ग्रेटर डिस्ट्रॉयर है, ये विश्व का सबसे विनाशक चीज है। क्योंकि जब एक मां अपने बच्चे को मार सकती है तो फिर हमारे आपके बीच में क्या रह जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं नोबेल प्राइज का, भारत रत्न प्राइज का आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि भारत का पहला भारत रत्न किसको दिया गया था? भारत का ही पहला भारत रत्न होगा। हाँ, तो पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था बता सकते हैं? देखिए, भारत रत्न पुरस्कारों की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 को की गई थी। तो पहला जो भारत रत्न पुरस्कार था वो था सी राजगोपालाचारी को, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। ये पहले व्यक्ति थे जो भारत रत्न का पुरस्कार लेने पहुंचे थे। ये पहले व्यक्ति थे जो भारत रत्न का पुरस्कार लेने पहुंचे थे। इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो फर्स्ट पर्सन अगर बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को ये पुरस्कार दिए गए थे 1954 में। कब दिए गए थे? 1954 में। लेकिन पहला व्यक्ति जिसने भारत रत्न रिसीव किया था वो सी राजगोपालाचारी थे। पहली महिला, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था, उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम लाइव है, वेलकम है सभी का। पहली वुमेन जिनको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था, अरुणा आसिफ अली, याद आ गया होगा आपको नाम लेते ही। पहली महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था, अरुणा आसिफ अली। पहला फॉरेनर यानी कि पहले विदेशी व्यक्ति, ध्यान रखिएगा भारत रत्न के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये केवल भारतीयों को दिया जाएगा। फिर भी पहला फॉरेनर यानी पहले विदेशी जिनको ये अवार्ड दिया गया था वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1987 में। क्योंकि 1980 तक मदर टेरेसा को भारत रत्न मिल चुका था लेकिन उनको भारतीय नागरिकता भी प्राप्त हो चुकी थी तो उन्हें भारतीय माना जाता है। जबकि 1990 में आपके नेल्सन मंडेला जो हैं ये दूसरे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। नेल्सन मंडेला को 1990 में ये दूसरे फॉरेनर हैं जिनको ये भारत रत्न प्राप्त हुआ था। जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा ये पूरा का पूरा डेटा है। पहला भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, मतलब ये जो मंच पर लेने पहुंचे थे सी राजगोपालाचारी सबसे पहले पहुंचे थे। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे और सीवी रमन तीसरे व्यक्ति थे। पहली महिला भारत रत्न अरुणा आसिफ अली। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मदर टेरेसा का पूरा नाम भी याद रख ली, एंजीज गोंगजे बोजाक्सिउ, कोलकाता की रहने वाली है, मतलब कोलकाता में रहती थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अनादि गोस्वामी। हर जगह फंसेगा क्योंकि करंट अफेयर्स एक ही होता है यार। आप मेरे से पढ़ेंगे किसी और से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि मेरा करंट अफेयर्स है, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने फीफा में 18 लोगों को नहीं चुन लिया, तो ये मेरा करंट अफेयर्स नहीं है, ये आपका करंट अफेयर्स है, हमारा करंट अफेयर्स है। वी आर गिविंग बस जस्ट, हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की। मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको कम पढ़ना पड़े। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि जब करंट अफेयर्स आया है ढेरों, उसमें से मैं आपको वो चीजें निकाल के दे दूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सिर्फ उतनी मेहनत करें। 2022 के लिए फीफा रेफरी अंतरराष्ट्रीय सूची में कितने भारतीय रेफरी चुने गए हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही पूछा जाएगा। 18 भारतीयों को यहां पर चुना गया है, जिसमें से 14 जो हैं वो पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। 14 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं। फीफा की बात करें तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अभी हाल ही में जो जानकारी फीफा के से रिलेटेड रही वो ये कि फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है? फीफा का अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है? तो आप दिल ठोके कहिए इंडिया में। कहां पर होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। जबकि फीफा 2023 वीमेंस वर्ल्ड कप, फीफा 2023 वीमेंस वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है? वीमेंस वर्ल्ड कप ये आपका होने वाला है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। ये आपका कहां पर होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। यार ये मेरे साथ ही हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी हो रहा है कि सुबह सुबह मेरे हाथ ही नहीं चलते हैं, मतलब मैं लिखता कुछ हूं, होता कुछ है, चलता कुछ है।
एक सेकंड रुको ना, मैं पेज लगा लेता हूँ एक। देखिए एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं फीफा। फीफा 2022 कहां होने वाला है? फीफा 2022 ये आपका कहां होने वाला है? कतर में। 2026 कहां होने वाला है? 2026 आपका होने वाला है यूएसए में। अच्छा, 2000 इससे पहले वाला 18 वाला कहां हुआ था? रसिया में। इसको किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। किसको हराकर? क्रोएशिया को जीता। अच्छा, पहला फीफा कहां हुआ था? मैं एक बार फिर से देख लूंगा, इंदिरा गांधी वाला, परेशान ना हो, मैं एक बार देख लूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है अरुणा आसिफ अली। ठीक है, ठीक। पहला फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था उरुग्वे ने। किसको हरा के जीता था? अर्जेंटीना को। हुआ भी उरुग्वे में ही था, और उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हरा के जीता था। किसको हरा करके जीता था? अर्जेंटीना को जीता था। अभी दो बड़े फुटबॉल कप हुए, जैसे एक कोपा अमेरिका कप हुआ। क्या बता सकते हैं कोपा अमेरिका कप किसने जीता? कोपा अमेरिका कप जीता है अर्जेंटीना ने। किसको हराया? ब्राजील को। इसके अलावा यूरो कप किसने जीता? यूरो कप जीता इटली ने। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। ये अभी के हैं। यूरो कप किसने जीता? इटली ने। और कोपा अमेरिका कप जीता अर्जेंटीना ने। इसको याद रखें, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। आगे, फीफा में इंडिया की रैंकिंग अभी कितनी चल रही है? ये एकदम फीफा की वेबसाइट से आज की रैंकिंग है। इंडिया की रैंकिंग अभी 104 चल रही है। नंबर 1 पर बेल्जियम चल रहा है। फीफा रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन चल रहा है? फीफा रैंकिंग में नंबर 1 बेल्जियम चल रहा है। फीफा का मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान समय में हेड कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अब इतनी सारी जानकारी मैंने दी, एक छोटी सी जानकारी आपकी तरफ से। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? कई बार बता चुका हूं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? बताइए। ऑल इंडिया, हाँ शुरू से नहीं है, बार बार 108 पे जाती है। बताइए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? खटाखट से बता डालिए, बहुत आसान सा है। देखो, कुछ लोग संजय कपूर बता रहे हैं, कुछ लोग ज्ञानेंद्रो निंगोबाम बता रहे हैं, कुछ लोग प्रफुल्ल पटेल बता रहे हैं। बहुत अच्छे, थोड़ा और ध्यान करो। देखिए, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जो हैं वो हॉकी के हैं। ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जो हैं वो किसके हैं? वो हॉकी के हैं। किसके हैं? हॉकी के। जो लोग संजय कपूर बता रहे हैं उनको मैं बता दूं, संजय कपूर जो हैं वो AICF के हैं। AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के हैं। अब कौन बच गए? अब बच गए प्रफुल्ल पटेल। तो जयराम जी की, प्रफुल्ल पटेल जी पर टिक कर दीजिएगा। ध्यान से याद रखा करो, ये डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, हाँ, प्रफुल्ल पटेल इज द राइट आंसर। आगे, ये पूछा गया प्रश्न है भाई, SSC ने पूछा है। तुमको क्या लगता है मैं ये जो बोलता रहता हूं फालतू के? मैं क्या करता हूं, मैं सारे पेपर देख लेता हूं कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं दिमाग में रख लेता हूं कि जब जब आएगा तो मैं बार बार इसको रिपीट कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जहां से एग्जामिनर का दिमाग चल रहा है अपन उसी को रीड कर लेते हैं। एग्जामिनर कहां दिमाग चला रहा है? और आज की डेट में तो हमारे पास एग्जामिनर भी एक ही है, चाहे आप RRB दे लो, चाहे आप SSC दे लो, रेलवे दे लो, सब में एक ही एग्जामिनर है, TCS। तो घूम फिर के हमको उसको पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अमरेंद्र कुमार जी, आप थोड़ा सा परेशान ना हो, मैं आपसे बात करता हूं क्लास के अंत में। मैं आपसे बात करता हूं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड कब तक पूरे देश में 1.6 करोड़ स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखेगा? तो भैया इन्होंने कहा है कि हम, वैसे तो ये इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक योजना आई थी आपकी PM उजाला योजना, जिसका दूसरा संस्करण अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, ग्रामीण उजाला योजना। PM उजाला योजना ये कब आई थी? PM उजाला योजना ये आई थी 5 जनवरी 2015 को। कब आई थी? 5 जनवरी 2015। इसका मेन मोटिव क्या था? उसी टाइम ये एक और लेके आए थे, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम। स्ट्रीट लाइट SLNP भी लेके आए थे, यानी कि पूरे के पूरे जो स्ट्रीट लाइट है उनको LED से कन्वर्ट कर रहे थे। इसका काफी फायदा भी हुआ। हमारा पीक आवर पे जो बिजली का कनेक्शन था, बिजली का जो रिक्वायरमेंट है वो काफी कम भी हुआ और कई जगह बिजली भी पहुंची। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सर उजाला का फुल फॉर्म क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, उजाला का फुल फॉर्म क्या है? तो
तो उजाला का जो फुल फॉर्म है वो है उन्नत ज्योति। कौन सी ज्योति? उन्नत ज्योति अफोर्डेबल 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 एलईडीज फॉर ऑल। अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है, तो ये जो है उजाला योजना आई। अब इसका ग्रामीण संस्करण लॉन्च हुआ। याद रखिएगा, इसका जो ग्रामीण संस्करण लॉन्च हुआ है वो वाराणसी से लॉन्च हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि जो दूसरा संस्करण इसका लॉन्च हुआ है 2.0 वो कहां से लॉन्च हुआ था? वो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। एसएलएनपी का फुल फॉर्म क्या है? एसएलएनपी यानी कि स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम है और इन दोनों ही योजनाओं को 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था कि 2024 तक इन्होंने टारगेट रखा है कि हम 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी लाइट लगा लेंगे। ये किसने किया है? ये ईईसीएल ने किया है। ईईसीएल का मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ईईसीएल का मतलब क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। अब ध्यान रखिएगा 2021 को लागू किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, बिहार का आरा है, महाराष्ट्र का नागपुर है, गुजरात का वाडानगर है और आपका आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा इसमें शामिल किया गया है। इसमें खास बात क्या है कि आपको कितने रुपए में एलईडी दी जाएगी? 10 रुपए में आपको एलईडी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। अच्छा, एलईडी का फुल फॉर्म पता है किसी को? एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड है ना, इसे कहते हैं एलईडी बल्ब, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सुयस, कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। इंदिरा गांधी कर लीजिए, क्योंकि अगर सुयस बता रहा है तो मैं उस पर विश्वास करूंगा। 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दे दिया था। धन्य है प्रभु, मतलब खुद ही ले लिया था। 1997 में आपका अरुणा आसफ अली को मिला है। यार मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक वेबसाइट में कहीं पर देखा है। रुको एक सेकेंड, अब तुम लोग ने मुझे ओपन करवाया ही है तो मैं रुक ही जाता हूं थोड़ा सा। अब मैं देख ही लेता हूं कि भाई है कि नहीं। चलो मैं देख के बताता हूं। अभी क्लास के लास्ट में देखते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि मैंने इसको आज ही कहीं पर पढ़ा है। चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं, देख लेंगे अभी देख लेंगे। एक तो पूरा पूरा लिखे दे रहा पूरा, मैंने आज कहीं पढ़ा है अरुणा आसिफ अली। ठीक है, मान लिया भैया अरुणा इंदिरा गांधी को मिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं मैंने क्या ऐसा पढ़ लिया जो मैं आपको अरुणा आसिफ अली बता रहा हूं। होता है किसी किसी वेबसाइट में थोड़ा बहुत ऐसा गड़बड़ हो जाता है। कहां पे थे? ईईसीएल करवा दिया आपको। अगला, सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप जो है ये आपका जीता है बांग्लादेश ने। किसको हराया है? भारत को हरा दिया अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप में। हो कहां रहा था? बांग्लादेश में हो रहा था। तो फिलहाल बांग्लादेश की महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीत ली है। बांग्लादेश की सोदा अख्तर रिपा ने सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब हासिल किया है और महिला चैंपियनशिप का यह दूसरा संस्करण था। ठीक है, सैफ का बात करें तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है इसका फुल फॉर्म। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में इसको जीता गया है और इसका जो प्रेसिडेंट है वो है काजी सलाहुद्दीन वर्तमान समय में। 1977 में इसको बनाया गया था कि साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज हैं उनको मिलाकर के फुटबॉल फेडरेशन बनाया जाए और ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर। फर्स्ट भारत रत्न रिसीवर कौन है ये आस्क किया सर मैंने। सी राजगोपालाचारी भाई, सी राजगोपालाचारी। अनुभवी स्पिनर जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका नाम क्या है? तो वह है हरभजन सिंह। और अभी मुझे याद आ रहा है कि हरभजन सिंह और आपके जवांगल श्रीनाथ को मेलबर्न क्रिकेट क्लब में भी शामिल किया गया था। इस बार हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे वीनू मांकड़। और अनुभवी हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो एक टेस्ट हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज हैं, पहले भारतीय गेंदबाज हैं। वो अनिल कुंबले, कपिल देव और आर आश्विन के बाद देश के चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। उन्होंने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण किया था। अंचल ठाकुर ने FIS यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कीइंग, ये इसका मुख्यालय आपका चैमोनिक्स में है।
चैमोनिक्स कहां पर है? चैमोनिक्स आपका फ्रांस में है और वहां पे स्कीइंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और इस तरीके से किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में, स्कीइंग की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। एस इंडियन स्कीयर आंचल ठाकुर ने दिसंबर 2021 में मॉन्टेनेग्रो में FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। जॉर्जिया एपिफाइनो ने रजत पदक जीता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्की खिलाड़ी बन गई है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये आरिफ खान है। इनका नाम क्या है? आरिफ खान। आरिफ खान जो है ये भारत के लिए विंटर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। जो विंटर ओलंपिक आपके कहां पर होने वाले हैं? बीजिंग में होने वाले हैं, वहां पर क्वालिफाई करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं आरिफ खान। कहां से बिलोंग करते हैं? JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इससे पहले तुर्की में आयोजित 2018 में FIS अल्पाइन 3200 कांस्य पदक जीत चुकी हैं। तो आपको याद रखना है कि आंचल ठाकुर, इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध स्कीइंग से। स्कीइंग समझते हैं ना, बर्फ में ऊपर फिसलते हैं, ठीक है? हाँ जी, आ गया है समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हरभजन सिंह स्पिनर है। क्या फास्टर लगता है तुमको? 32 वर्षों की शानदार सेवा के बाद 23 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में किस जहाज को आखिरकार सेवा मुक्त कर दिया है? तो वो है INS खुखरी। INS से जुड़ी हुई न्यूज़ों की बात की, मतलब न्यूज़ की बात की जाए, न्यूज़ों नहीं मतलब समाचारों की बात की जाए तो अभी हाल ही में INS विशाखापट्टनम नाम से एक जहाज फिर से भारतीय नौसेना को दिया गया है। इसके अलावा अभी हमारे पास चौथी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी INS वेला वो शामिल की गई भारत में। और INS ध्रुव क्या है? एक लॉन्ग रेंज मिसाइल ट्रैकर जहाज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल ट्रैकर शिप है, जिसको अभी हाल ही में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। इसके अलावा INS तुसील ये एक ऐसा जहाज है जिसको रसिया में कमीशन किया गया, इंडियन नेवी में रसिया में इसको लॉन्च किया गया है। तो INS खुखरी जो है इसको मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया गया था और ये देश में बनाया गया पहला स्वदेशी जहाज था। ये पहला स्वदेशी जहाज था जिसको देश में ही डेवलप किया गया था। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया था और ये पहला स्वदेशी जहाज था जो अब 32 साल की सेवा के बाद 1989 से अब जाके ये इसको डीकमीशन कर दिया गया है, यानी कि इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। स्वदेशी निर्माताओं में से ये पहला था। हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता का निधन हो गया? उनका नाम है KS सेतु माधवन। KS सेतु माधवन जो है ये प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया और उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत की थी। अपने कैरियर के 60 से अधिक फिल्मों में योगदान दिया। उदाइल निन्न, अनुभव गंग, पलिचकल, ओप्पोल और अच्छनम बायाप्पन उनकी फिल्मों के नाम है। उन्होंने 2010 में केरल सरकार द्वारा स्थापित फिल्म क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप बता देते हैं इस बार JC डैनियल पुरस्कार किसको दिया गया? इस बार का JC डैनियल पुरस्कार दिया गया प्रियदर्शन को। किसको दिया गया? प्रसिद्ध फिल्म निर्माता प्रियदर्शन को इस बार का JC डैनियल पुरस्कार दिया गया है। केरल से याद आया कि केरल के साहित्य में दिया जाने वाला एजुथचान पुरस्कार, केरल की साहित्य में दिया जाने वाला एजुथचान पुरस्कार सबसे ऊपर माना जाता है। ये इस बार किसको दिया गया है? ये दिया गया P वलसाला को। ये किसको दिया गया? P वलसाला जी को एजुथचान पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब ये तुम हर फिल्म तो ना देखी होगी। तो फिलहाल अब बारी है आज के वन लाइनर की। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे। फीफा रेफरी के अंतरराष्ट्रीय सूची में कितने भारतीय चुने गए हैं? 18। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड कब तक पूरे देश में 1.6 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा है? 2024। किस राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चबलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। सैफ अंडर-19 वीमेन चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? बांग्लादेश। अनुभवी स्पिनर जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? हरभजन सिंह। FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? अंचला ठाकुर ने कांस्य पदक जीता है। 32 वर्षों की शानदार सेवा के बाद विशाखापट्टनम में कौन सा जहाज सेवा मुक्त कर दिया? INS खुखरी। और हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता का निधन हो गया? KS सेतु माधवन। ठीक है, ठीक है, कल तुम्हारा सिलेक्शन हो गया साई में, बहुत बढ़िया, बधाई हो, बहुत बढ़िया। साई में मतलब कुछ किसी खेल में। अब बताइए, आप में से किसी को कोई समस्या है तो बताइए। कोई कह रहा था ना कोर्स को लेकर के, देखिए सबसे बड़ी बात यह है एग्जामों पर जो कोर्स है उसमें क्या दिक्कत आई है, एग्जामों का ऐप क्रैश कर गया है। और एग्जामों का ऐप क्रैश करने के बाद मैंने टीम से कई बार बात करने की कोशिश की। टीम में सिर्फ एक ही आदमी जो है वो काम करने पर अभी जा रहा है और वो उनसे मेरी बात हुई है। ऑलमोस्ट मेरे सारे बैचेज आज या कल में वहां पर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं मानता हूं 15 दिन आपके वेस्ट गए हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो आपके 15 दिन वेस्ट गए हैं तो आपकी वैलिडिटी 15 दिन एक्सटेंड कर दी जाए।
और ये टेक्निकल दिक्कत है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। रेमो सर से मैंने काफ़ी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, उन्होंने मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। अब वो पता नहीं क्यों नहीं दिया उन्होंने, तो आई थिंक चीज़ें बढ़ी रही होंगी, चीज़ें अनअवॉइडेबल रही होंगी, तभी ऐसा होता है। अदरवाइज हर कोई यही चाहता है कि आपको बेस्ट सर्विसेज मिले। तो किसी को भी अगर परेशानी हो रही है तो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूँ और बहुत सॉरी बोलता हूँ उनको। लेकिन आप परेशान ना हो, हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने कहीं पर भी रहकर आपसे कमिटमेंट किया होगा, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होने नहीं दी जाएगी। अगर हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ऐप पूरा क्रैश कर गया, तो हमें सारे वीडियोस फिर से अपलोड करने पड़ रहे हैं, और उसमें एक नया फीचर आ जाएगा कि वो ऐप जो है वो आपका उस पर चलने लगेगा। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। तो फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, है ना। थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना। और ये ध्यान रखिएगा, आज रात 9 बजे क्लास नहीं आएगी, कल भी कोई क्लास नहीं लूंगा मैं। अब सीधे अगला क्लास जो आएगा वो मंडे को आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। जाओ घूमो फिरो, मौज करो जाके। मैं सर्च कर रहा हूँ फर्स्ट भारत रत्न, क्योंकि मैंने कहाँ पे देख लिया ये मुझे देखना पड़ेगा, ताकि मैं वहां से ना देखूं दोबारा। दैट इज इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी सही है। पहले रेसिपिएंट जो थे वो सी राजगोपालाचारी हैं, वो ऑलमोस्ट सभी जगह यही दिया हुआ है। मैंने कहीं पढ़ा है अरुणा आसफ अली। चलो कोई बात नहीं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फिर देख लेंगे हम लोग। ठीक। महाकाल फिर तुम शुरू हो गए यार, तुमको क्या मतलब है कोई किसी से बात करता है, तुमको बड़ी जलन होती है हैं?